है दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक के बारे में। ये है देश का तीसरा सबसे बड़ा कंपनी। अगर बैंकिंग के हिसाब से बात करें तो ये है देश का सबसे बड़ा कंपनी, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो। ओवरऑल ये देश का सबसे बड़ा कंपनी है बैंकिंग के हिसाब से। अगर इसका स्टॉक्स पी का बात करें तो ये 27 के अराउंड है और इसी के आसपास मोस्टली ये ट्रेड होते रहता है। अगर इसका रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो 16.5% है, जो काफ़ी इफेक्टिव नंबर लगता है। 15 से ज़्यादा रहे तो मैं कंसिडर करता हूँ कि ठीक ठाक नंबर है, और 20 के आसपास और ट्रेंड पॉजिटिव है तो काफ़ी अच्छा मैं कंसिडर करता हूँ। 20 प्लस का तो बात ही अलग है। तो यहाँ से समझ में आता है कि कंपनी 1 लाख करोड़ का कंपनी है ओवरऑल मार्केट कैप के हिसाब से। और ये बैंकिंग कंपनी होती है, मोस्टली जो बैंक का काम रहता है वही करता है, और देश का सबसे बड़ा कंपनी है। यहाँ से हमको ये समझ में आता है। इसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट का अगर बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट कुछ साल में लगभग 19-20% के आसपास से ग्रो किया लास्ट कुछ 5 साल में। अगर इसका सेल्स का बात करें लास्ट 10 साल का तो वो लगभग 18% से ग्रो किया। मतलब कंपनी काफ़ी तेज़ी से एक्सपैंड भी कर रहा है और उसका प्रॉफिट उससे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो भी कर रहा है। ये तो वो पॉजिटिव पॉइंट। अब अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट का बात करें तो ये काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। इसका बुक वैल्यू से अगर देखें तो अगर पी के रेस्पेक्ट में भी देखा जाए तो 27 थोड़ा सा हाई नंबर कंसिडर किया जाता है, और बुक वैल्यू के हिसाब से भी देखें तो वो है अराउंड 4.41 टाइम्स और बुक वैल्यू, तो थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन बहुत हाई नहीं है। अगर अदर नेगेटिव पॉइंट का बात करें तो इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी लो है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब कितना वो जल्दी इंटरेस्ट पे कर सकता है प्रॉफिट से। लगभग इसको अगर बेटर तरीके से समझना तो मैं चाहूँगा आप गूगल करके देख ले तो आपको पता चल जाएगा। ये होता है कि इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है कंपनी डिवाइडेड बाय कितना प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, वही इससे पता चलता है कि कितना जल्दी वो अपना इंटरेस्ट पे कर सकता है। तो यही होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जितना ज़्यादा मतलब उतना जल्दी वो अपना प्रॉफिट से इंटरेस्ट को पे कर सकता है। अगर कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ का बात करें तो ये है 10 लाख करोड़ के आसपास, जो कि काफ़ी हाई नंबर है। लगभग कंपनी के साइज़ के बराबर का इसके पास कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, जो कि काफ़ी नेगेटिव पॉइंट मैं कंसिडर करूँगा कि अगर गलती से अगर 40-50% अगर भरना पड़ गया। कंटिंजेंट लाइबिलिटी होता है कि वो बुक में रहता है कि इन कभी फ्यूचर अगर कभी देना पड़ गया तो एक तरह से लाइबिलिटी है, लेकिन हो सकता है देना पड़े ना देना पड़े, कन्फ्यूजन रहता है। मोस्टली हो कि इनकम टैक्स के रिलेटेड हो सकता है या अदर कोई रीजन से हो सकता है जिससे कि कंटिंजेंट लाइबिलिटी बन जाता है। तो यहाँ ये 10 लाख करोड़ है, जो लगभग कंपनी के मार्केट वैल्यूएशन के बराबर है, जो कि बहुत नेगेटिव पॉइंट मैं कंसिडर करूँगा। अब अगर बात करें इसका अदर इनकम का तो ये काफ़ी हाई है। जैसा कि नेगेटिव पॉइंट में ये लिखा गया है कि लगभग 30,000 करोड़ के आसपास इसको अदर इनकम से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। बात करते हैं इसका पेयर्स का, मतलब इसका जो कॉम्पिटिटर है उसका, तो इसका मोस्ट सबसे ज़्यादा कॉम्पीट कर रहा है ICC से, जो लगभग इसके आधा में ट्रेड हो रहा है। वो लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास है। 0.5 लाख करोड़ के आसपास है, ये 1 लाख करोड़ के आसपास ट्रेड हो रहा है। ये 10 लाख का आधा सैकड़ा हज़ार 10 लाख, ये 10 लाख करोड़ के आसपास ट्रेड हो रहा है HDFC, और IDFC हो रहा है अराउंड 5 लाख करोड़ के आसपास ट्रेड। ऐसे अगर दूसरा कॉम्पिटिटर का बात करें तो कोटक है, जो कि लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास ट्रेड हो रहा है। फिर एक्सिस बैंक है जो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास ट्रेड हो रहा है। बाकी जो कंपनी है वो 1 लाख से नीचे का है, मतलब ज़्यादा कॉम्पीट नहीं कर रहा है HDFC से। तो ओवरऑल इसका कॉम्पिटिशन मोस्टली ये 4 बैंक से ICICI, कोटक और एक्सिस। और अगर बैंकिंग क्षेत्र में अगर पब्लिक कंपनी से कंपटीशन का बात करें तो SBI मोस्टली लगभग सबको कॉम्पीट करते रहता है, क्योंकि वो भी काफ़ी बड़ा कंपनी है। खैर हम यहाँ SBI का बात नहीं कर रहे हैं, हम प्राइवेट बैंक का बात करें तो हम कंसिडर करेंगे कि यही 4 से इसका मेजर कॉम्पिटिशन है। अब बात करते हैं सेल्स का। तो क्वार्टरली सेल्स का अगर बात करें तो कंपनी का सेल्स लास्ट 12 क्वार्टर में कंटिन्यूसली इंक्रीज़ किया है। थोड़ा बहुत कोविड की वजह से डाउन हुआ, लेकिन फिर कंटिन्यूस ट्रेंड जो है पॉजिटिव हो गया। और अगर प्रॉफिट का बात करें तो कंपनी को फाइनेंसिंग प्रॉफिट हो रहा है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट मतलब जो पैसा उठा रहा है उसके बाद उसको यूज कर रहा है, तो उससे कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो यहाँ हमको दिखेगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो एकदम पॉजिटिव में है। यही अगर आप ICICI का देखिएगा तो आपको वहाँ नेगेटिव दिखेगा, और वो मोस्ट ऑफ द इनकम अदर इनकम से, उसका मोस्ट ऑफ द इनकम अदर इनकम से आ रहा है। खैर यहाँ भी अदर इनकम से बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है। आपको यहाँ अदर इनकम और प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में आपको डिफरेंस पता चलेगा कि जो मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो अदर इनकम से हो रहा है। सेम चीज़ ICICI का भी हो रहा है, लेकिन ICICI का फाइनेंसिंग प्रॉफिट नेगेटिव में है और उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो अदर इनकम से हो रहा है। तो यहाँ पे हमको ये कम से कम पता चलता है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कंपनी को प्रॉफिट तो हो रहा है HDFC को। तो यहाँ देख के पता चलता है कि कंपनी कंटिन्यूस पॉजिटिवली ग्रोइंग ट्रेंड में है। नेट प्रॉफिट 6,000 करोड़ के आसपास था 2018 का दिसंबर क्वार्टर में, जो बढ़ के हो गया अराउंड 9,000 करोड़ के आसपास सितंबर 2020। हमारा कंटिन्यूस इंक्रीज ट्रेंड में थोड़ा सा डाउन हुआ, बस वही कोविड की वजह से, नहीं तो डाउन ट्रेंड कभी हुआ नहीं वैसा खास। अगर हम इसका ईयरली सेल्स का बात करें तो लास्ट पिछला 10-11 साल में इसका रेवेन्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज़ किया है। आज से 10 साल पहले ये 16,000 करोड़ पे था इसका रेवेन्यू, जो अभी बढ़ के
1,28,000 करोड़ के आसपास हो गया। तो काफ़ी सडन मतलब कंजिक्यूटिव जंप किया, बहुत ज़्यादा जंप किया पिछला 10-11 साल में। और इसी रिस्पेक्ट में इसका प्रॉफिट भी जंप किया है, जो कि फाइनेंसिंग प्रॉफिट 600 करोड़ था, जो बढ़ के हो गया है 16,000 करोड़, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो किया है कंपनी। अगर ओवरऑल प्रॉफिट का भी बात करें तो वो नेट प्रॉफिट 2010 में था 3,000 करोड़, जो कि 10 टाइम्स इंक्रीज़ करके हो गया 31,000 करोड़। तो यहाँ से क्लियरली देख के पता चलता है कि कंपनी आराम से कंफर्टेबली ग्रो कर रहा है और एक्सपेंड काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहा है, प्रॉफिट बढ़ा भी रहा है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ का। अगर पिछला 10 साल का बात करें तो इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 20% था, लास्ट 5 साल का 15% है और 3 साल का 15% है। यहाँ देख के पता चलता है कि कंपनी जिस रेट से पहले ग्रो कर रहा था, जब थोड़ा छोटा था तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंड किया, लेकिन अब जैसे कि ये बड़ा हो गया है तो एक्सपेंड करने में इसको थोड़ा सा भी, अगर मान लेते हैं 1 करोड़ रुपये अगर 1% भी अगर बढ़ता है तो 1 लाख रुपये बढ़ जाता है। लेकिन अगर 1 लाख रुपये 100% बढ़ेगा तब जाके कहीं 1 लाख रुपये बढ़ा पाएगा। तो अब आपको समझ में आया होगा कि पहले वो इतना तेज़ी से क्यों बढ़ा। तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि कंपनी अच्छे तरीके से सेल्स ग्रो करा पा रहा है। अब अगर प्रॉफिट का बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट सेल्स के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हुआ। 10 ईयर में 23% हुआ, 5 साल में 20%। मतलब ये कंपनी अपना मार्जिन को इंक्रीज़ करता जा रहा है। यहाँ से ये पता चलता है। अब इंक्रीज़ करने का भी रीज़न है क्योंकि ये प्रीमियम अपना ऐड कर रहा है। HDFC अब एक प्रीमियम समझा जाता है, ये फैसिलिटीज़ दे रहा है जिसकी वजह से ये प्रीमियम भी चार्ज कर रहा है और जिसके वजह से ये इसका नेट प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है, जो कि आपको कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में दिखेगा। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करते हैं, ये अराउंड फ्लक्चुएट कर रहा है 17 to 18%, जो कंसेक्यूटिवली सेम उसी के आसपास है। बस थोड़ा सा इक्विटी डायल्यूशन हुआ है इन पास्ट में, इसी चलते थोड़ा सा आपको इंक्रीज में दिख रहा है। अब हम बात करते हैं थोड़ा कैश फ्लो का, कि क्या कंपनी जो ऑपरेट करके पैसा निकाल रहा है उसी से अपना फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पूरा कर पा रहा है या नहीं। तो बैंकिंग के रेस्पेक्ट में होता है कि मोस्टली सबसे पहले पैसा निकाला जाता है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आपको ज़्यादा मूवमेंट दिखेगा कि कंपनी पैसा निकाल रहा है फिर दे रहा है। तो यहाँ पे ऑपरेट करके कंपनी जो पैसा निकाल रहा है उसमें आपको बहुत जगह नेगेटिव भी दिखेगा। तो कंपनी का हो सकता है कि उसमें उतना पैसा नहीं आया, क्योंकि कंपनी जब लोन देता है तो ज़रूरी नहीं कि उसी साल पैसा वापस आ जाता है। हो सकता है कि 1 साल 2 साल बाद आए वापस, 2-3 महीना बाद आए वापस, या कभी कभी होता है कि NPA भी हो जाता है। तो इसीलिए आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नेगेटिव दिख रहा है, मतलब कंपनी को पैसा नहीं आया उस समय, लेकिन बाद में इन फ्यूचर वो पैसा आता ही है। क्योंकि कंपनी का जो नेट NPA रेशियो है वो बहुत कम है, 0.4% के आसपास इसका नेट NPA है, क्योंकि आपको मैं थोड़ी देर में बताऊँगा। तो कैश फ्लो से देख के पता चलता है कि अगर आप इसको किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कंपेयर कीजिएगा तो आपको बहुत अजीब दिखेगा। अगर फाइनेंसिंग कंपनी का कंपेयर कीजिएगा तो आपको ये ठीक ठाक लगेगा, क्योंकि फाइनेंसिंग कंपनी जो भी पैसा उठाता है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से उठाता है, उसके बाद सारा पैसा इन्वेस्टिंग में लगाता है, और जो पैसा आता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से वो काम करना शुरू करता है, पैसा निकालता है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का नेट में पॉजिटिव है लगभग। कुछ साल नेगेटिव हुआ है, जैसे 2019 में, 2015 में, 2012 में और 2011 में थोड़ा सा नेगेटिव है। तो ओवरऑल अगर जोड़ा जाए तो ये पॉजिटिव में है, हम ये कंसिडर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा रेशियोज़ का। तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जैसा कि बात करें एकदम कांस्टेंट है, 16 to 18% के बीच में थोड़ा सा इंक्रीज़ किया था, लेकिन ओवरऑल अगर एवरेज देखा जाए तो 16 to 18% के आसपास घूमता रहता है। अब हम बात करते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग का, शेयर होल्डिंग पैटर्न का। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी का 26.57 2018 का सितंबर में, जो कि घटता आया और 25.89% हो गया है। अब मैनेजमेंट जब 50% से कम होल्ड करता है तो हमको कंपनी होल्ड करने में उतना कुछ खास इंटरेस्ट होता नहीं है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट को भी कुछ हद तक भरोसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है कि ये प्रोफेशनल रन कंपनी है, जिसके वजह से हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न 0% भी होता तो हम कंसीडर करते हैं कि वो कंपनी ठीक है। आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने सीखना होगा, क्या होता है प्रोफेशनल रन कंपनी और क्या होता है फैमिली ओन्ड कंपनी। तो यहाँ 26% ठीक ठाक है नंबर में कंसीडर करूँगा। बस ये डिक्रीज़ थोड़ा सा हो रहा है तो थोड़ा सा माइंड में रहेगा कि हाँ प्रमोटर डिक्रीज़ कर रहा है अपना शेयर होल्डिंग, चाहे जो भी रीज़न हो। अब हम बात करते हैं कि क्या कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, ये बात करते हैं कैसा डाइल्यूट किया है कंपनी। तो यहाँ से देख के आपको पता चलेगा कि कंपनी जब 2007 से ग्रो करना शुरू किया तो 2007 से लेकर 2011 तक कंसेक्यूटिवली अपना शेयर को डाइल्यूट करता आया। अब 2011 के बाद कुछ डिक्रीज़ किया है अपना डाइल्यूशन को, लेकिन डाइल्यूशन करते रहा है। तो यहाँ से देख के पता चलता है कि कंपनी कंटिन्यूस डाइल्यूट कर रहा है, लेकिन इसका ये रीज़न नहीं है कि हम कंसीडर करें कि मैनेजमेंट अपना शेयर को बेच रहा है, निकल रहा है। इससे हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि प्रोफेशनल रन कंपनी है तो पैसा उठाने के लिए और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करने के लिए ये कर रहा है। तो यहाँ से ये हम समझ सकते हैं। खैर ये अपना अपना परसेप्शन हो सकता है हर किसी का। ये तो था इक्विटी डाइल्यूशन का ग्राफ। अब थोड़ा सा बात करते हैं NPA का, कि बैंकिंग में हम लोग हमेशा देखते हैं NPA होता है कि कौन सा पैसा जो हम लोग को 90 दिन तक नहीं आ रहा है। मान लेते हैं हम लोन दिए, 90 दिन तक उसका कुछ आया ही नहीं, ना इंटरेस्ट आया ना कोई जानकारी मिला, तो हम उसको कंसीडर कर लेते हैं 90 दिन में नहीं आया तो NPA।
तो यहाँ पे देखते हैं तो इसका नेट NPA 0.40%, जो कि बहुत बढ़िया नंबर मैं कंसिडर करूँगा कि अगर 100 रुपये दे रहा है तो 0.40 पैसा उसको वापस नहीं आ रहा, बाकी पूरा पैसा 96.60 पैसा उसको वापस आ रहा है, जो कि मैं अच्छा नंबर कंसिडर करूँगा बैंकिंग के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर कीजिएगा किसी सरकारी बैंक से तो आपको दिखेगा कि सरकारी बैंक का 3, 4, 5 इवन 6, 7% तक नेट NPA रेशियो है, जो कि काफ़ी हाई नंबर है। लेकिन अगर आप प्राइवेट बैंक का यही चीज़ देखिएगा तो आपको इसी के आसपास 1% के अंदर ही, आपको 1% के आसपास ही दिखेगा, अंदर नहीं, लगभग उसी के आसपास घूमता रहेगा नेट NPA, जो कि मुझे अच्छा लगता है। नेट NPA 1% से अंडर है तो ही मैं कंसिडर करता हूँ कि वो कंपनी बढ़िया है। और HDFC जैसा कि आप सब जानते हैं 1% से कम है, मतलब कि ये अच्छे तरीके से अपना जो वर्किंग कंडीशन है उसको मैनेज करके रखा है, अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। तो ये तो था ओवरऑल कंपनी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।